अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाज़रीन, पीडीएम की तहरीक इस्तीफों लॉन्ग मार्च के बाद अब उनकी उम्मीदें और नज़रें फ़ौरन फंडिंग केस जो कि इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इससे उम्मीदें लगा रही है पीडीएम के शायद यहाँ से कोई फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ सकता है और उनकी जीत हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन इस सब से अवाम को क्या मिलेगा? अवाम पर तो आज भी बिजली की कीमतें बढ़ाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर उन पर बम गिराया गया है। अवाम तो इसी तरह से महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इन तहरीकों से अवाम को क्या मिलेगा और क्या आगे चलकर अवाम की जो मुश्किलात हैं उनके लिए पीडीएम कोई तहरीक शुरू कर सकती है, उनके लिए कोई एहतजाज कर सकती है या नहीं कर सकती है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे कि पीडीएम की उम्मीदें क्या हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इससे किस तरह से नबरत आजमा होगी। गो कि उन्होंने इसको वेलकम किया है, चाय हलवा भी ऑफर किया है, लेकिन इसके बावजूद क्या मुश्किलात हो सकती हैं और ये एहतजाज धरने की सूरत इख्तियार कर सकता है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर साहब। बैरिस्टर आमिर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूँगी। और हमारे साथ हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज अता तारर साहब और हमारे साथ हैं नदीम कुरैशी साहब, MP के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी बैरिस्टर आमिर साहब आपसे। बैरिस्टर आमिर साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक पे हो गई, पीडीएम के जो फैसले किए गए, इस्तीफे देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रही है और फौरन फंडिंग केस आ गया है। अभी तक पीडीएम की कोई तहरीक में वाज़े कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? क्या सब जमातें अपनी अपनी स्ट्रेटजी से चल रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। सब जमातों का एक ही लाया अमल है, एक्शन प्लान है, जो 20 सितंबर को तमाम जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पे बनाया था जब पीडीएम मार्ज़ वजूद में आया था। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे और हमारी ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये हुआ था। इसलिए ये गलत फहमियाँ हुकूमत जो कि खाइफ है पीडीएम की मूवमेंट से, वो पैदा करने की कोशिश कर रही है। आलिया साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई आपस में इख्तलाफ की बात ही नहीं है। इत्तफाक़े राय के साथ तमाम फैसले हो रहे हैं और होंगे, क्योंकि पीडीएम की मूवमेंट जिस तरह से जल्द से कामयाब हुए हैं, और सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, दूर दराज के इलाकों में आप ये हमारी चंद रैलियां देखें, लोरालाई की, मालाकंड की, मर्दान की, और आप खुद फैसला करें कि जिस तरह आवाम ने जोशो खरोश से शरीक हुए हैं और जिस गमो गुस्से का इजहार किया है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो तो एक इस गवर्नमेंट के खिलाफ रेफरेंडम है। और दूसरी बात ये है नहीं, कि लेकिन बैरिस्टर साहब, जिस तरह से पीडीएम ने ये एहतजाज, ये तहरीक शुरू की थी और उसका वन एजेंडा था, एक ही एजेंडा था, और वो एजेंडा इस हुकूमत को घर भेजना था और इमरान खान से इस्तीफा लेना था। फिर पीडीएम की तहरीक में एक बदलाव आया और वो ये था कि वो खुद इस्तीफे देने के लिए तैयार हो गई, फिर लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो गई, लेकिन ये सब कुछ नज़र नहीं आया, इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। पीडीएम में इख्तलाफात तो फिर वाजे होते हैं ना कि अगर अमल दरामद ही नहीं होगा तो ये तो इख्तलाफात ही है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बात बताऊं कि ना तो हमने ये ऐलान किया अभी तक कि लॉन्ग मार्च कब होगा। जब होगा तमाम जमातें मुत्तफिका तौर पे फैसला करेंगी और पूरे भरपूर तरीके से आएंगी। और अभी इस्तीफों का भी फैसला नहीं हुआ कि इस्तीफे कब इस्तेमाल किए जाएंगे। इस्तीफे तमाम जमातों ने ले लिए हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ने अपने इस्तीफे चेयरमैन बिलावल भुट्टो को जमा करवा दिए हैं। अब ये पीडीएम की क़यादत मुत्तफिका तौर पे, हमने 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है इस हुकूमत को कि वो मुस्ताफ़ी हो, नहीं होती तो उसके बाद हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। और ये जो इस्तीफों की बात है, ये एक मीडिया की और हुकूमती लोगों ने कुछ ज्यादा इसे हाइप दी है कि शायद जी हम इस्तीफों से भाग गए और इस्तीफे नहीं दे रहे। अभी इस्तीफों का फैसला नहीं हुआ कि कब देने हैं। जब पीडीएम की क़यादत मुत्तफिका तौर पे फैसला करेगी इस्तीफे देने का, इस्तीफे दिए जाएंगे। हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ इन इस्तीफों को सेनेट के इलेक्शन के साथ मिलाने की कोशिश की है। सेनेट मुस्तकिल इदारा है, उससे गैर हाजिर नहीं रहा जा सकता, उसकी इलेक्शन को नहीं छोड़ा जा सकता।
क्योंकि पीडीएम की जमातों ही की हुकूमत है इंशाल्लाह। अगली तो अगर हमारी हुकूमत होगी और अगर हम सेनेट में नहीं होंगे तो कानून साजी किस तरह की जाएगी। तो इसलिए आप सेनेट के इलेक्शन होने दें, इस्तीफों का जो फैसला होगा पीडीएम की जमातें मुत्तफिका तौर पे करेंगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, इस्तीफों की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। हम इस्तीफे लेने आए हैं, इस्तीफे देने नहीं आए। अच्छा, ये हुकूमत चलें अब इस्तीफा देगी और जी घर ठीक है जाएगी। बैरिस्टर साहब, ये तो जाहिर है कि तहरीक का जब अगला पड़ाव आएगा, इस्तीफों पर बात आती है, लॉन्ग मार्च तक बात आएगी, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन अब हम चलते हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस है, उसका फैसला ऐसा लग रहा है कि मुतवक्के हो सकता है और जल्द फैसला आ जाएगा। तो क्या इसको इस्तेमाल करना चाह रही है इस हवाले से पीडीएम, और इसीलिए एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उसके ऊपर तमाम जमातों का एतमाद होगा, तो ये आइन की बालादस्ती भी है और इस आइनी इदारे का एहतराम भी है। आपके सामने है, फॉरेन फंडिंग केस कोई हमने नहीं किया। इनकी अपनी जमात के जो बानी रुकन हैं, जो इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, इमरान खान के बाद दूसरे स्ट्रॉन्ग आदमी थे पीटीआई के अंदर, जब पीटीआई बनाई गई उसके नजरियाती आदमी थे, मेहनत करने वाले थे, वो लेके गए हैं ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा है कि किस तरह से फॉरेन फंडिंग आती रही और किस तरह इमरान खान उससे मुस्तफीद होते रहे हैं इन पैसों के साथ, और किस तरह उन्होंने करप्शन की है। अब ये फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है और एक अरसे से है। तमाम जमातों ने उनसे दरख्वास्त की लेकिन कि जाहिर अगर है कि पीडीएम का तो ये ना मकसद था ना ये टारगेट था। इस वक्त इसको पीडीएम इस्तेमाल करना जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का के हवाले से भी एक फॉरेन फंडिंग केस है, पीएमएलएन के हवाले से भी फॉरेन फंडिंग केस है, और इस हवाले से ना पीपल्स पार्टी जवाब दाखिल करवा रही है इलेक्शन कमीशन को और ना पीएमएलएन जमा करवा रही है। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहती है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग का एहतसाब हो, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भी तो जवाब दे। देखें, तमाम जमातें देंगी। अब जिसका जो केस पहले से है, पहले तो उसे जवाब देना है। हम लोग भी जवाब देंगे। हमारी तो कोई इतनी फॉरेन फंडिंग का कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिनका है उनकी बातें आ रही हैं। आज खुद उन्होंने जो जाके उधर कहा है कि हाँ बिल्कुल हमें फंड मिलता रहा है, लेकिन वो मेरे एजेंट वसूल करते रहे। ये कौन से एजेंट है जो इमरान की मर्जी के बगैर रुपया समेटते रहे हैं? क्या वो कोई बाजी अलीमा है या कोई और एजेंट्स हैं घर के जिन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया है? और ये फॉरेन फंडिंग बड़े मशकूक मुल्कों से इन्हें की गई है, जो एक सवालिया निशान पैदा करती है पीटीआई के सियासी लाया अमल के ऊपर और उसके प्रोग्राम के ऊपर। तो देखिए, ये बैरिस्टर साहब, फिर तो आपको पीएमएलएन से सवाल करने चाहिए ना। अब पीएमएलएन से भी सवाल करें। आप लोग खुद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इल्जाम लगाती रही है पीएमएलएन के ऊपर कि किस तरह से उसामा बिन लादेन ने उनकी हुकूमत के खिलाफ एक फंडिंग की और इलेक्शन जितवाया नवाज शरीफ साहब को। तो आप फिर उनसे भी सवाल करेंगे? देखिए, सवालात तो तारीख में सबसे होते रहे हैं और बहुत से सवालात के जवाब दिए जाते रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आके इन जमातों ने फिर एनआरओ हो गया, फिर एनआरओ हो गया, फिर बैरिस्टर साहब एनआरओ हो गया। नहीं, एनआरओ नहीं। देखिए, तारीख में इसी तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जमातों ने माना था, और अभी भी अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है तो तमाम मामलात को सामने लेके आए। हमारे बारे में अता साहब की जानिब में चलती हूँ। अता साहब, लेकिन इससे आलिया साहब सिर्फ एक बात, अब आप ये ना करें कि हम लोग तो भुगत रहे हैं अदालतों को, सारे इल्जामात को जवाबात भी दे रहे हैं और बाइज्जत बरी भी हो रहे हैं। 30 साल हमें हो गए हैं। अब एक मामला है पीटीआई का, अब उसमें क्यों है कि भाई पीटीआई से पहले आप भी सजा ले ले? ये तो कोई बात नहीं। फॉरेन फंडिंग का इशू इनकी अपनी पार्टी से उठा है, इनके अपने बानी मेंबर लेके गए हैं। पहले इलेक्शन कमीशन उसका फैसला करे। जी ठीक है, तो फिर आप लोग, यही मेरा सवाल है, यही सवाल है, तो फिर आप लोग क्यों क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? इसका फैसला कोई भी हो, तो ये केस तो ना आप इलेक्शन कमीशन में लेकर गए हैं, इसका क्रेडिट आप लोग क्यों लेंगे? मैं अता तारड़ साहब की जानिब आऊंगी, इस सवाल का भी जवाब लेंगे। अता तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, इसके मकासद क्या हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग जो केस है उसके फैसले के लिए है, या कोई फिर और मकसद है?
बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये एक माइंडसेट है कि पिछले 6 साल से एक जमात एनआरओ पे बैठी है और वो एनआरओ उसको मिला है मुख्तलिफ फॉर्म्स में। कभी वो स्टे ऑर्डर लेते हैं कि इसके जो भी कार्रवाई है, जो भी अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, इनको पब्लिक ना किया जाए। कभी वो स्टे लेते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है। कभी वो कहते हैं कि जो इस केस में मुद्दई है उसका ये राइट नहीं था कि वो इस तरह की एप्लीकेशन देता। तो 6 साल से वो जमात जो कहती थी साफ चली शफाफ चली, उनको क्या ऐसा खतरा है कि वो इन हकायक को, इन पे पर्दा डालना चाहते हैं, इसको ब्रश अंडर द कार्पेट करना चाहते हैं, वो अवाम में ये बात नहीं लाना चाहते या अवाम को इस बात से आगाह नहीं करना चाहते कि ये इस केस के असल हकायक क्या है। अब जब अच्छा, लेकिन उन्होंने तो अब जवाब दे दिया, चाहे उन्होंने ये बात एजेंट के ऊपर डाली है कि ये एजेंट ने सारा मामला टैकल किया है, अब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। फॉरेन फंडिंग केस का तो पीएमएलएन का भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, और आप लोग भी जवाब दाखिल नहीं करवा रहे, तो आप लोग भी तो जवाब दें। देखिए, हमने अपने जितनी फंडिंग है हमने उसकी तफसीरात जमा कराई हैं और हमारा अरबों रुपए कोई अमेरिका से, कोई इजराइल से, कोई इंडिया से नहीं आए हुए। अब ये तो देखे ना, बड़े हैरानकुन हकायक हैं। पीएमएलएन की फंडिंग कहाँ से होती है? पीएमएलएन को फंडिंग कहाँ से होती है? हमारे एमएनएज, हमारे एमपीएज, हमारे लोकल डोनर्स हैं ज्यादातर जो फंड रेजिंग करते हैं। हमने बहुत बड़ा अपना हिस्सा, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमने बहुत बड़ी फंड रेजिंग अपने लोकल बॉडीज के, जब हमने एप्लीकेशन इनवाइट की थी और 4015 पंजाब की यूनियन काउंसिल थी जहां लोगों ने टिकट अप्लाई किया था, वहां से बहुत सारा फंड आया। मेरे जाती नॉलेज में है, मैंने उसको हैंडल किया है। मैं सिर्फ उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि हम तो चले पुराने लोग हैं ना, तब्दीली सरकार का हिस्सा तो नहीं है। अब जो जमात ये दावा करके आई थी उसको 6 साल लगे ये जवाब जमा कराने में। हैरानगी है, ताज्जुब है। और मैं बहुत इस मामले पर मुझे बिल्कुल ये समझने से कासिर हूं कि 6 साल बाद अगर एजेंट पे डालना था तो भाई कोई और काम कर लेते। अब ये 6 साल बाद जब एजेंट पे डाला है तो क्या ये बात साबित नहीं होगी कि जो बाहर से पैसा आया था वो जमात में लगना था मगर वो जाती कारोबार में लगाया गया, उसको जाती हैसियत में इस्तेमाल किया गया। तो ये हमारा मकसद इलेक्शन कमीशन के बाहर सिर्फ इतना है कि हमने दरखास्तें भी दी, हमने शोर भी मचाया, हमने मीडिया में भी बात की, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मिले, मगर किसी के कान पे जूं ना रेंगी। अब वक्त आया है कि दूध का दूध पानी का पानी हो और एक पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान नहीं, जो इनका अपना नारा था कि ये इनको तो रियायतें मिले। नहीं, हमारे आप लोगों का इलेक्शन कमीशन के बाहर जाने का मकसद और एहतजाज करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग फॉरेन फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है उसका फैसला लेकर और अपनी जीत शो करें, या फिर जो इलेक्शन है 2018 का उसके लिए भी आप कोई डिमांड करना चाहेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई एक माइंडसेट के खिलाफ है कि इस मुल्क में एहतसाब का दूरा मयार ना हो, हमारे केसेस में लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसल वाडा का फैसला ना करे और उसको मोहलत दे, उसका डे टू डे हियरिंग ना की जाए, हमारे केसेस में डे टू डे हियरिंग की जाए। हम उस माइंडसेट के खिलाफ आ रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन फैसले करता है तो ये 6 साल लग जाते हैं फैसले करते हुए। हमारे केसेस हों तो हमारे लोगों को नाहल किया जाता है 1-1 घंटे के अंदर। हम उस माइंडसेट के खिलाफ, दोहरे एहतसाब के मयार के खिलाफ और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आ रहे हैं कि इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। अब ये जो आरटीएस बैठा था, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जनरल इलेक्शन में आरटीएस बैठ जाए? इतनी नाअहली। तो हम ये इशू रेज करेंगे। आपने ये एहतजाज अपना कहाँ जाके रिकॉर्ड करवाया है कि आरटीएस बैठ गए? आप कहते हैं 2018 की इलेक्शन में धांधली हुई, सबूत आप पेश नहीं करते। आप किसी फोरम पर गए हैं जहां पर आपने जाके कोई दरखास्त दी है? एक आपको याद होगा, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जी, एग्जैक्टली, परवेज खटक साहब उसको हेड करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास सारे दस्तावेजात मौजूद थे। हमने 25 दफा रिक्वेजिशन की, उसकी मीटिंग नहीं कॉल की गई। हमारे लोग इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास गए, वो फैसले पेंडिंग हुए, उसके बाद आगे जो है उस मामले को नहीं चलाया गया। हमारे पास तो आज भी सारे सबूत मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी ना, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को हम रिक्वेजिशन कर रहे हैं। फोरम आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी है, आप वहां पर जाके जो भी शवाहिद हैं वो आप दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट के खिलाफ और दांदी के खिलाफ निकले थे सड़कों पर, वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे और जुडिशल कमीशन भी बन गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया था। हम इस वक्त बगैर नीचे के फोरम्स एग्जॉस्ट किए, जब तक वो कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती
बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जाना मुमकिन नहीं है। तो मगर कितने बात फिर वही इलेक्शन है, कमीशन में कितने केसेस हैं जो आपने 2018 के इलेक्शन में धांधली के 70 खिलाफ, से ऊपर हैं, रिगिंग के 70 कितने? से ऊपर हैं, 70 से ऊपर हैं, और उसमें डबल स्टैंपों का इशू है, उसमें फॉर्म 45 का इशू है, उसमें पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाले जाने का इशू है। मेरे पास तो वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास तो दस्तावेजात मौजूद हैं, वो सारे केसेस पेंडिंग हैं। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब इस मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार नहीं चलेगा कि इमरान खान साहब की जमात के लिए और मयार हो और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए और बाकी जमातों के लिए और मयार हो। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6 साल से इल्तवा का शिकार, और सिर्फ इस बुनियाद पे कि हम रसीदें नहीं देना चाहते, अब इमरान खान साहब को रसीदें भी देनी होंगी और ये एक एक पाई का हिसाब देना होगा और कटहरे में भी आना होगा। ये अच्छा। नहीं हो सकता कि आप दूसरों को ललकारें और अपना आपका घर साफ ना हो। अब ये बात खत्म होगी, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और इसके जो भी नतायज होते हैं वो इनको भुगतना होंगे। इन्होंने इस मुल्क के अंदर तबाही फैला दी है। आज पीआईए का जहाज वहां पे किया है, पीआईए की यूरोप की फ्लाइट्स बंद करवा दी हैं, हाई कमीशन के अकाउंट्स मुंजमद करवा दिए हैं। ना अहली और नालायकी तो लफ्ज ऐसे हैं कि जो इनके सामने छोटे पड़ गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की जग हसाई करवाई है, बैनुल अक़वामी जो एक आपका मयार होता है उससे गिरा के आपको नीचे ला फेंका है। तो ये तो इस काबिल ही नहीं थे। लेकिन जहाँ बिठाया जाता जहाँ ये बैठे हुए हैं। राइट, आपके जाहिर है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ डिमांड है इलेक्शन कमीशन के बाहर जाने की, लेकिन राइट टाइम है आपके पास, क्योंकि इससे पहले आपका फोकस इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज नहीं था, इससे पहले इस्तीफे देना था, इससे पहले लॉन्ग मार्च था, फिर सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन आ गए और पीडीएम में भी कुछ अलग अलग जमातों ने अलग अलग फैसले शुरू किए। तो अब ये एक इसको अब यूज़ किया जा रहा है एक टूल के तौर पर, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला शायद कोई मुतवक्के हो सकता है। देखिए, हमारी पीडीएम के मूवमेंट में डिफरेंट फेजेस थे। उसमें जलसे जुलूस भी हैं, उसमें रैलियां भी हैं, उसमें एहतजाज भी हैं, उसमें एहतजाजी मार्चेस भी हैं, उसमें लॉन्ग मार्च भी है, उसमें इस्तीफे भी हैं, उसमें एक एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर का भी तय था। अब देखिए, हम जब पिछली दफा एहसन इकबाल साहब की सरबराही में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने गए और उनके सामने ये डिमांड रखी कि जनाब इसकी डे टू डे हियरिंग की जाए, तो उस पर मूवमेंट नहीं हुई, वो मजीद ताखीर का इल्तवा का शिकार हुआ। तो ये हमारा एहतजाज इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये बावर कराना है कि अब इसके फैसले का वक्त आ गया है और ये फैसला जवाब देने का वक्त आ गया है। ये तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन के बाहर जाएंगे, और जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अब फैसला लेकर आएंगे और फैसला देने के लिए तैयार हो जाए, इलेक्शन कमीशन को भी कह रही हैं, और अब पता नहीं किस किस्म का फैसला तवक्को किया जा रहा है पीडीएम की जानिब से और पीएमएलएन की जानिब से, इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ हैं नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, एमपी हैं। नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ऐसा लगता है कि आने वाला है, और जिस तरह से पीडीएम इसके ऊपर इसको लेकर चल रही है और वो ये समझ रही है कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद डिस्क्वालीफाई हो जाए या इस तरह का कोई फैसला तो किया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या एक्सपेक्टेशन है जो जवाब दाखिल करवाया उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है, हम इंसाफ चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि ये बिल्ली भी थैले से बाहर आ जाए। हमारे दोस्तों ने फॉरेन फंडिंग केस पर चाय की प्याली में बड़ा तूफान बर्पा किए रखा, क्योंकि लॉजिक पे बात नहीं होती, दलील पर बात नहीं होती, अपने 40 साल के तमाम उन डकैतियों का, उन चोरियों का हिसाब नहीं होता। मैं ये सख्त वर्ड बाज़ औक़ात उस वक्त इस्तेमाल करता हूँ जब कौम को बेवकूफ बनाया जाता है। अता तारक साहब कानून के तालिब इल्म है, मुझे इनका जाती हैसियत में एहतराम होगा। इसी तरह बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी कानून के तालिब इल्म है, मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ। मेरे लिए आज बड़ी न्यूज है, अता तारक साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग की जो फंडिंग है वो इन्होंने अपनी यूनियन काउंसिल के काउंसलर से इकट्ठी की है। ये कल कोई प्रोग्राम रख लें और ये एक रिटर्न प्रूफ इसका दे दे कि इन्होंने नून लीग की फंडिंग जो पाकिस्तान में की है वो काउंसिल के जरिए की है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि मैं खुद लोकल बॉडी का पार्ट रहा हूँ। दूसरी बात, हमें ये फैसले उन इदारों पर छोड़ने हैं जिन इदारों के पास ये सारे इख्तियारात हैं। यहाँ बैठकर लोगों को लच्छेदार बातें करके बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, हकाइक को मस्त करना बड़ा आसान है, दाएं की बात को बाएं के साथ मिक्स करना बड़ा आसान है। लेकिन जब
हमने ग्राउंड पे जाकर रियलिटी के साथ बात करनी है, तो फिर मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन में बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, ये हकीकत है, इसको भी तस्लीम कर लें, क्योंकि ये 6 साल से केस जेर समात है। स्टे ऑर्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती रही, जवाब दाखिल नहीं करवाया गया, आखिरकार करवाया गया तो ये मामला एजेंट्स के ऊपर डाल दिया गया कि ये एजेंट्स ने जो कुछ भी किया है ये उनकी सवाबदी था, उन्होंने ये किस तरह से फंडिंग इकट्ठी की, ये उन्होंने की, ये सब सारा मलबा अब एजेंट्स के ऊपर डाल दिया गया है। तो आलिया, मैं आपके बात कहूँ, एजेंट से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की वो इस वक्त पॉपुलर तरीन पोलिटिकल पार्टी है, जिसको फॉरेन में, जिसको यूके में, जिसको मिडिल ईस्ट में, जिसको यूएसए में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेपनाह सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की, इकोनॉमिकल सपोर्ट की। एजेंट से मुराद वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक स्ट्रक्चर है। तमाम इन बैरून ममालिक में हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमें मौजूद हैं, ओवरसीज हमारे इसमें तो कोई शक नहीं है कि फॉरेन फंडिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वहां से बहुत ज्यादा हुई है। अब सवाल तो यही था कि इसका एहतसाब हो कि ये फॉरेन फंडिंग आई कहां से, किन जराए से आई है, और कहां इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर आमिर साहब भी हैं हमारे साथ, अता तारड़ साहब भी हैं, नदीम कुरैशी साहब भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम फॉरेन फंडिंग केस जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है, और पीडीएम अपनी तहरीक में इस फैसले के हवाले से अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो कोई अपनी कामयाबी करार दे सकती है। इस वक्त मामला जीत और हार का है और पॉइंट स्कोरिंग का है। सियासत में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पॉइंट किसके ज़्यादा हैं, और शायद इस वक्त पीडीएम को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके अभी कुछ ऐसे फैसले हुए जिन पर वो अमल दरामद नहीं कर सके। अब फॉरेन फंडिंग है, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फॉरेन फंडिंग केस है जिसको लेकर वो चाहते हैं कि कोई फैसला आ जाए। नदीम कुरैशी साहब, आप इसी के ऊपर दे जवाब कि क्या अब अगर कोई फैसला आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और इसको तो फिर पीडीएम तो अपनी जीत करार देगी, तो फिर इसकी तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की? देखिए पीडीएम के नसीब में अब शायद जीत वाला लफ्ज मुझे तो आइंदा आने वाले 10-20 साल में नजर नहीं आता। आपको एक चीज अर्ज कर दूं, जब इलेक्शन कमीशन में एक चीज की हेयरिंग हो रही है, मैंने कहा था कि दोनों मेरे फाजिल दोस्त कानून के तालिब इल्म है, सीनियर कानूनदान है, तो जब हेयरिंग हो रही हो तो उस दौरान मुझे नहीं समझ आता कि एहतजाज क्यों किया जा रहा है। आज अभी अता तारड़ साहब ने अपनी गुफ्तगू में 2-3 ऐसी चीजें की जो मेरे लिए न्यूज है। आपने इनसे क्वेश्चन किया कि 2018 के इलेक्शन के हवाले से जो ये फरमाते हैं कि ये मुबैना तौर पर धांधली हुई, आपने कौन से फोरम को जाकर कॉल की, कौन से पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, किस जगह गए? तो इन्होंने कहा जी 70 से ज्यादा रिट्स हमने किया। ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की दोनों की मिलाकर 2018 के इलेक्शन में इंतखाबी उजरदारियां 50 के करीब है, जिसमें से 35 उजरदारियां, अभी मैं ऑन रिकॉर्ड इस पे बात कर सकता हूँ, 35 उजरदारियां वो हैं जिनमें एक दूसरे के पीडीएम के कैंडिडेट थी उन सीट्स पर जीते हैं जहां इन्होंने उजरदारियां दायर की हैं। इससे ज्यादा इंतखाबी उजरदारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की। मतलब हम पाकिस्तान में मौजूद इदारों को, अगर हुदैबिया पेपर मिल्स में फैसला इनकी हमायत में आए, अदालतें ठीक है, फैसला इनके खिलाफ आए, अदालतें न्याजी साहब के साथ मिल गई हैं। मैं हैरान इस बात पर हूं कि जब इलेक्शन कमीशन में एक चीज की हेयरिंग हो रही है तो एहतजाज की वजह मुझे नहीं समझ आती। अता तारड़ साहब ने एक और बड़ी बात की कि हम इनसे सवाल करेंगे कि ये जवाब दें कि उनको अरबों रुपया बाहर से कैसे आया। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे। 22 करोड़ कौम इनसे पूछती है, आप उस अरबों रुपए का हिसाब दें जो पाकिस्तान से बाहर गया। आप उस पैसे का हिसाब जरूर दें जो पाकिस्तान से आप ये अदालतें पाकिस्तान की पूछ रही हैं, पाकिस्तान का आम आदमी पूछ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पूछ रहे हैं, आपकी अपनी जमात में आपकी मकामी लीडरशिप जो पाकिस्तान में मौजूद है वो भी क्वेश्चन करती है कि जी दसों से ही सानू अरबों रुपए जरा बाहर गया वन फील्ड ये कितों आया। तो कहने का मकसद ये है, हम लोग चूंकि हमने हमारे अपने अपने गोल्स हैं, हम कभी भी वो बात नहीं करेंगे जो हमारे अगेंस्ट जाती हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस चीज को इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में प्रूव करेगी और हम इलेक्शन कमीशन के हर फैसले को मनोअन तस्लीम करेंगे। हम वो लोग नहीं है जो हर शिकत पर धांधली का इल्जाम लगा दें और हर जीत पर बगले बजाते हुए
जमहूरियत के चैंपियन बन जाएं। जहां राइट, तक इसी बात को मैं लेकर जाऊंगी बैरिस्टर आमिर साहब की जानिब। बैरिस्टर साहब, इस फैसले को लेकर पीडीएम बड़ी खुश लग रही है और वो ऐसा लग रहा है कि वो ये समझ रही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी या कोई इलेक्शन में वो कंटेस्ट नहीं कर सकेगी या फिर इनके ऊपर कोई चार्जेस लग जाएंगे। क्या तोको की है अभी तक आपने कि आप जाएंगे और फिर ये फैसला उसी वक्त अनाउंस हो जाएगा, और ये कितना टाइम ये आप लोगों का ये एहतजाज जारी रहेगा और फैसला आने तक एहतजाज जारी रहेगा, या ये फिर सिर्फ और सिर्फ इलामती होगा एहतजाज और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा? आलिया साहबा, पीडीएम 1% भी कोई इस फैसले के साथ अपनी सियासत को जोड़ के नहीं देख रही है। ये तो एक बात है, सिर्फ हम इदारों को ये बताना चाहते हैं कि एक सा कानून सबके ऊपर यकसा तौर पे आप लागू करें। ये नहीं है कि किसी के लिए नैब काम करेगा तो अपोजिशन के लोग होंगे तो पहले उन्हें अरेस्ट करेगा, फिर इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर रेफरेंस बनाएगा और इसमें उनके साल जेलों के अंदर गुजर जाएंगे, जिस तरह के अपोजिशन के कायदीन है। और हुकूमत के लोगों के बारे में ये इन्वेस्टिगेशन पे आके रुक जाता है मामला ना, चाहे जितना मर्जी खरबों रुपए के मामला हों। खुद इनके कमीशन आटा और चीनी वाले निकाल दें, गंदम और चीनी वाले, कि खरबों रुपया खाया गया है। तो हमारा सिर्फ ये, हमारा इस ईसीपी के फैसले के साथ कोई इतना ताल्लुक नहीं है। हमें अलामती एहतजाज है और ईसीपी को उसके जो अथॉरिटी है वो याद कराना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी बताना चाहते हैं कि उसका काम आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद है, और इसके साथ साथ जो उसके पास आए इलेक्शन पिटीशन उस पर अमल दरामद करना, और जो फॉरेन फंडिंग केस अगर पीटीआई का है तो साल से 6 साल तक अगर उसके पास है, तो हम ये सिर्फ याद दहानी करवाने चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि हम कोई अदालती फैसलों के जरिए हुकूमतों को खत्म करें। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये हुकूमत जितनी नालायक, नखट्टू, नकम्मी और जितनी नाअहल है, इसके लिए हम, और नाजायज हुकूमत है, इसके लिए हम अदालतों में नहीं जाना चाहते। इसके लिए हम अवाम की अदालत में गए हैं, फैसला वहीं पे होगा। देखिए आलिया साहबा, आज हालात ये हैं कि ये आए थे, ये कहते थे कि हम सब पासपोर्ट को इज्जत देंगे। हालात ये हैं कि आपने जो कौमी एयरलाइन है उसका दाखिला दूसरे मुल्कों में बंद हो गया, और अगर किसी मुल्क में जाती भी है तो आपके जहाजों पे वो कब्जा करने लगे। बैरिस्टर साहब, इस सब का जिम्मेदार भी वो जो दूसरी हुकूमतें रही हैं उनको ठहराती है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है। तो वो कहते हैं कि ये उन्होंने पीआईए हो, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो, उसका जो बेड़ा गर्क है ये तो इन हुकूमतों ने किया है। मुझे अगर मौका दें आलिया साहबा, आपको हुकूमत में आए 3 साल हो गए हैं, और आपसे बिजली का ब्रेकडाउन हो तो पिछली हुकूमतों की, और कौन सा वजीर खड़ा होकर पिछली हुकूमत पे इल्जाम लगाता है, जो पिछली हुकूमत में भी 5 साल वजीर था, उमर अयूब, और जो उससे पहले वाली हुकूमत में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में भी 7 साल वजीर था। क्या शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को बात करते हुए कि आप साल से वजीर है? और ये किस मुंह से पीटीआई वाले हमारे दोस्त कहते हैं जी पुरानी हुकूमतें, सारी पुरानी हुकूमतों के सारे वजीर, ये जो शेख रशीद सुबह शाम गर्दान करता है, वो कहता है मैं 18वीं दफा वजीर बनाऊं, तो यार ये कोई नया नकोर है? शाह महमूद कुरैशी हर हुकूमत का वजीर, इनका भी वजीर, शेख रशीद है, फवाद चौधरी है, शफकत महमूद है, ये जो अब्दुल हफीज शेख है, आप नाम लेते जाएं सारे वजीरों के, सारे वजीर हर हुकूमत के वजीर रहे हैं, और ये गालियां पिछली हुकूमतों को निकालते हैं। पूरे पाकिस्तान का कचरा इन्होंने इकट्ठा किया है और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। इकोनॉमी आपने बर्बाद कर दी, बदतरीन महंगाई है लोगों के लिए। आज फिर आपने पेट्रोल गिरा दिया है, और उसको कहते इमरान खान कहता था जब पेट्रोल महंगा होता है उस पर जगह टैक्स लेता है तो वजीर आजम डाकू होता है। तो आज उसी इमरान खान के फार्मूले के तहत इमरान खान डाकू है जो हर 10 दिन के बाद कीमत बढ़ाता है, और जब आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम होती है। लेकिन बैरिस्टर साहब, यही सवाल है, यही सवाल है, पीडीएम हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो,
ये फिर अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये फिर पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में जाकर एहतजाज क्यों नहीं करती? अतात आरर साहब, पहले आप इसका जवाब दे दें कि आप लोग ये कहते हैं कि इक़्तिदार में आ गए, पीडीएम इक़्तिदार में आ जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाए। आप कहते हैं इस्तीफे देंगे, इमरान खान की हुकूमत घर जानी चाहिए क्योंकि इमरान खान ने करप्शन के केसेस पीएमएलएन के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए हैं और नैब ये केसेस बना रहा है और इमरान खान के कहने पे बना रहा है। तो आप जिस जमहूरियत के लिए जदोजहद करना चाहते हैं उस जमहूर के लिए तो आप कोई आवाज़ नहीं उठाते। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई होती है, आप लोगों ने कौन सा महंगाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है एहतजाज की है? देखिए, हमने विसाखे मईशत की बात की थी, अगर आपको याद हो, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है और ये बात कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के फ्लोर ऑफ द हाउस की थी। इन्हें कहा था कि पाकिस्तान की खातिर बैठ जाओ, आओ मईशत की बात करो, हमारे पास टीम मौजूद है। हमने इस मुल्क की मईशत को 5.3% की तरक्की की शरह पे छोड़ा था। हमारी पेशकश को पाए हकारत से ठुकराया गया। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जितनी रिक्विजिशन हमने महंगाई के ऊपर की हैं किसी और इशू के ऊपर नहीं की। अब हैरानगी की बात यह है कि जो शख्स पार्लियामेंट में आने का रवादार नहीं था, जो घमंड से, जो अपनी गर्दन अकड़ा के, जो सीना तान के कहता था ये चोर है डाकू है, बात नहीं करूंगा, अब कहता है कि पार्लियामान में तो भाई अब हमने नहीं आना। उस पेशकश का वक्त गुजर चुका है और पाकिस्तान, मुझे बताएं ना, कितना नुकसान और बर्दाश्त करेगा। सर्कुलर डेट काबू से बाहर है, आपकी इन्फ्लेशन सर्कुलर डेट तो आप लोग भी तो तकरीबन 1600-1700 छोड़ कर गए थे ना, आप लोग भी तो छोड़ कर गए थे। करके गोली मार दें। बात ये नहीं है सर, हमने अगर 10,000 अरब का कर्जा लिया था, हमने मोटरवे बनाई। स्टूडियो में आप बैठी हैं, जहाँ बत्तियां चल रही हैं, जहाँ पे गालिबन कोई इन्वर्टर भी चल रहा होगा, जहाँ पे रोशनियां हैं, 12,000 में किस्त लगाई। वो कोई बात नहीं करता कि जो हमने उससे महंगाई इतना। अतात आरर साहब, अगर हम इस डिबेट में जाएंगे कि बिल्कुल इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और आज भी हो रही है, लेकिन आप देखें कि वो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा इस वक्त जितनी हमें इस्तेमाल के लिए चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके कैपेसिटी चार्जेस हमें पड़ रहे हैं तो ये भी तो कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा है ना। तो ये बात तो अगर डिबेट एक पॉइंट पर करेंगे तो किसी बहुत आगे जाएगी। अतात आरर साहब, आपकी जानिब एक और सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं पहले चाहूंगी कि नदीम कुरैशी साहब इसके ऊपर जवाब देना चाहें। देखिए, मैं समझता हूं कानून से वाकिफ रहने वाले लोगों को अपनी बात में ये बात जरूर करनी चाहिए कि कानून हमें क्या कहता है। अब हमारे इन दोस्तों के पास इसके अलावा कोई बात नहीं है कि ये बड़े ना, अतात आरर साहब ने बार बार फरमाया, ना अहल लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, इनको कोई तजर्बा नहीं है। बिल्कुल, जो अहल लोग थे उनको पाकिस्तान की आवाम ने 3 बार मुंतखब करके भेजा और तीनों बार उनका पॉलिटिकल एक्सीडेंट हुआ। आपने देखा, मैंने देखा, हर शख्स ने देखा, एक बार भी नवाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर चुके। ये उनकी अहलियत है। बैरिस्टर आमिर साहब फरमा रहे थे कि जी हम अब अदालतों में नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान की आवाम के पास जाएंगे। मैं इनको अर्ज करूं, भाई 2018 में आपको पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब, 12.5 करोड़ की आबादी वाले सूबा, जो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, निसार मुराई, शर्जील, मेमन, मुजफ्फर फैज, टप्पी, मंजूर, बसान, उजैर, बलोच, इस टाइप की आपकी पॉलिटिक्स ने ये हशर किया। 2018 में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, आपके पास कैंडिडेट नहीं थे। ये अवाम का फैसला है। आप फरमाते हैं यदि आपने बड़े कारनामे अंजाम दिए इस मुल्क में, भाई 13 साल से तो आपकी हुकूमत सिंध में है। आज 18th अमेंडमेंट के बाद तो प्रोविंस के पास, सूबे के पास जो इख्तियारात है माजी में कभी भी नहीं रहे। आप जो कुछ वहां दूध और शहद की नदीम कुरैशी साहब, अभी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होने जा रहा है, पीडीएम एहतजाज करने जा रही है, फॉरेन फंडिंग केस का फैसले का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ इस वक्त हुकूमत नरमी दिखा रही है। पीडीएम के इस एहतजाज को लेकर बड़ी ऑफर्स करवाई जा रही हैं कि चाय भी पेश की जाएगी, हलवा भी पेश किया जाएगा, तो इस नरमी की क्या वजह है?
देखिए, नरमी की वजह हम नहीं समझते। ये इन्होंने एक पैकेज बनाई, ये जब गिलगित बल्तिस्तान कैंपेन से इन्होंने माहौल शुरू किया कि जी खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है सियासी, आपने वहां देखा। उसके बाद जिस तरह से पीडीएम की मूवमेंट चली और जिस तरह से इनके इख्तिलाफात खुलकर सामने आए, मैं अगले रोज एक स्टेटमेंट सुन रहा था जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की, मैं इससे बड़ी स्टेटमेंट आज तक एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैंने इतनी खौफनाक स्टेटमेंट नहीं सुनी, जिसमें आसिफ जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि मुझे नाउज बिल्ला खुदा भी कहेंगे तो मैं नवाज शरीफ की बात का एतबार नहीं करूंगा। मतलब जिनके नजरियाती आइडियोलॉजिकल जिनके डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो, वो कैसे एक साथ चल सकते हैं? नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान की सियासत में यही तो है कि सब कुछ मुमकिन है। कल का दुश्मन आज दोस्त और आज का दोस्त कल दुश्मन भी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत का अनफॉर्चुनेटली यही वतीरा है। आज का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।